कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में आपके जो कक्षा 10 की हिंदी का पेपर होगा 19 तारीख को, तो 19 तारीख को जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें आपकी जो दोनों किताबें हैं, ठीक है, क्षितिज किताब और जो दूसरी किताब है, उन दोनों की किताब से जो आपके आने वाले प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपकी जो दोनों ही किताबों के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक क्विक रिवीजन है, जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर रखी है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। काफ़ी क्वेश्चन आपके इस वीडियो के माध्यम से पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट आपके सूरदास जी का है, और सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 में होता है। इनका जो जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सी को माना जाता है, और एक मत आपके मथुरा के निकट रुनकता को माना जाता है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और ये विठलनाथ जो थे उनके द्वारा स्थापित जो अष्टछाप के सर्वाधिक सर्वप्रिय कवि थे। निवास इनका जो मथुरा और वृंदावन के बीच में, गौ घाट के बीच में माना जाता है। इनकी प्रमुख जो रचना है सूर सागर है, और साहित्य लहरी सुर सुरावली है। और प्रिय इनका जो रस है वात्सल्य और श्रृंगार के साथ जो इनके भक्ति वात्सल्य का जो सम्राट माना जाता है। इनकी जो भाषा है वो आपके ब्रज भाषा है, और इनका जो निधन है वो पारसोली में होता है। फिर इस किताब में जो आपके आए हैं वो आपके भ्रमर गीत हैं, और भ्रमर गीत की जो पारंपरिक वास्तविकता आपके जो चारों पद हैं वो सूर सागर का जो आपके भ्रमर गीत से ही ये लिया गया है। सूर सागर की रचना है इनकी, और इसके जो भ्रमर गीत से आपके जो किताब में आपके जो चारों ही पद वो लिए गए हैं। भ्रमर गीत जो सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूर सागर का ही ये जो 10वां स्कंद है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका जो किताब का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। ये तो आपका जिनका कवि परिचय हो जाएगा, ठीक है। एक आपके कवि परिचय आ जाए तो भी आपको ये सारी चीज़ें इसमें लिख लेनी। तो कवि परिचय में आपको जो सूरदास जी का इस बारे में वर्णन करना है। गोपियों ने किसके बहाने उद्धव पर व्यंग्य किए हैं, तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने जो उद्धव पर व्यंग्य किए थे। नेक्स्ट है गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे, तो वो मथुरा में चले गए थे। मधुकर का आपको अर्थ बताना है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मधुकर जो है वो आपके उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। गोपियों ने उद्धव की योग साधना को किसकी जो उपमा दी थी, तो वो कड़वी ककड़ी की जो उपमा दी थी। नेक्स्ट आपके पुरुइनी का जो मतलब बताना, तो ये कमल हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, आपका कि व्याधि शब्द का मतलब क्या होता है, ये शारीरिक कष्ट को व्याधि कहते हैं। गोपियों ने अपनी तुलना किसके साथ की, तो गोपियों ने अपनी जो तुलना है वो हारिल पक्षी के साथ में की है। नेक्स्ट आपके कि गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर क्या उपमा दी, तो एक कुटिल राजनीतिज्ञ की उपमा दी थी। सूरदास के पदों में कौन से रस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें वियोग जो श्रृंगार रस होता है इसका प्रयोग हुआ है। फिर इस पाठ का आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि उद्धव तुम तो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, तो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उद्धव प्रेम बंधन से सर्वथा उसी प्रकार मुक्त रहें जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होता है। उद्धव के प्रेमहीन होने पर जो व्यंग्यात्मक रूप से गोपियों ने उसे भाग्यशाली कहा। फिर आपके दूसरे पार्ट के नाम है आपके तुलसीदास जी वाला पार्ट है, तो इसमें आपके जो इनका जो कवि परिचय देख लेते हैं पहले। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में राजापुर गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश में होता है, और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म है वो सुकर या सौरव क्षेत्र जिला एटा में होता है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास या नरहरियानंद था, और माता पिता का जो नाम है वो हुलसी और आत्माराम दुबे था। पालन पोषण एक जो चुनिया मुनिया नाम की जो दासी थी इन्होंने किया था, और जन्म का जो समय वो अभुक्त मूल नक्षत्र माना जाता है। तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम है वो राम बोला था। इनका पत्नी का नाम रत्नावली है, और इनकी जो भाषा है वो अवधी और ब्रिज भाषा है। लेकिन रामचरितमानस जो लिखा गया था वो अवधी भाषा में लिखा गया था। सगुण राम मार्गी राम भक्त कवि हैं ये, और दैस्य भाव की भक्ति इन्होंने की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली, दोहावली, गीत कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, और इसके अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल इनका नाम है। और इनका जो परलोक गमन है वो आपके विक्रम संवत आपकी जो 1680 में होता है। तो आइए परशुराम जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये रामचरितमानस के जो बालकांड से ये लिया गया है। इसमें आपके प्रश्न है कि महाबट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो महाबट का मतलब होता है महान योद्धा। कौन सा योद्धा है, महान योद्धा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्भक का मतलब बताएं, तो अर्भक का जो मतलब है वो आपके शिशु होता है। ब्राह्मण का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से जो महिंद्य द्विज और विप्र ये सभी ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, लेकिन नृप नहीं है।
अगला प्रश्न आपका है कि गालकू शब्द का अर्थ बताना है, तो गालकू का मतलब नाश करने वाला। नेक्स्ट आपके प्रश्न इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हम वही इसमें कर रहे हैं। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया, तो सहस्त्रबाहु के समान अपना जो वो शत्रु बताया था। नेक्स्ट है रघुकुल भानु की संज्ञा किसको दी गई, तो ये राम को रघुकुल भानु की संज्ञा दी गई थी। बालकों में गुण दोष की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही थी, तो ये विश्वामित्र से कही थी। नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से, कुशल वीर पुरुष की जो लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई थी, तो लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर शत्रु को रणभूमि के सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय दिया करते हैं, वे धैर्य नहीं खोते हैं, मुंह से अपशब्द नहीं निकालते और अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं कभी नहीं करते हैं। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसका जो संक्षेप में समझाना है। तो ये जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस का जो बाल कांड है वहाँ से लिया गया है। और सीता स्वयंवर के में जो राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि जो परशुराम हैं, इनको जब ये समाचार मिला तो क्रोधित होकर वे वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर अपने आप से वो बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने के बाद पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच में राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों को उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वस्तुओं से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण को वीर से सजी व्यंग्योक्तियाँ तथा व्यंजना से लेकर सरस अभिव्यक्ति में बताया गया है। फिर आपके परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई, तो परशुराम जी ने कहा कि मेरा यह फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं के छेदने वाला है और इसकी आतंक खौफ से गर्भवती क्षत्राणियों के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका जो चैप्टर है वो आपका जयशंकर प्रसाद का है। इनका जो जन्म है जयशंकर प्रसाद का, इनका जन्म 1889 को वाराणसी में होता है। इन्होंने क्वींस कॉलेज काशी में 8वीं तक पढ़ाई की थी। भाषा ज्ञान की बात करें तो इनको संस्कृत, हिंदी, फारसी, छायावाद के ये प्रवर्तक और छायावाद के इनको ब्रह्मा कहा जाता है। काव्य रचनाओं की बात करें तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, छायावाद के ब्रह्मा किसको कहा जाता है, तो आप इनका याद रखेंगे नाम। छायावाद के जो ब्रह्मा है वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो चित्राधार है, कानन कुसुम, झरना है, आंसू लहर, ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो कामायनी है वो इनकी सबसे फेमस रचना है, इनका आप अच्छे से नाम याद रखें। कामायनी किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। इनका नाटक है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास की बात करें तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात करें तो आकाशदीप है, आंधी है और इनका इंद्रजाल कहानी संग्रह है। पुरस्कार की बात करें तो इनको जो कामायनी इनकी जो फेमस रचना है इसके ऊपर इनको जो मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखें। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो काव्य में जो कोमलता दिखेगी, माधुर्य दिखेगा, शक्ति और जो अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रेम, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की जो लाक्षणिकता, इतिहास दर्शन में संधि देखने को मिलती हैं। और इनकी जो मृत्यु 1937 में होती हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न आपका ये बनेगा कि जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य हैं, एक तो आपको ये याद रखना है कि आत्मकथ्य किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें ये जो कविता है वो किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, तो ये हंस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। आत्मकथ्य कविता की भाषा शैली कैसी है, तो छायावादी शैली और छायावादी कवि के रूप में इनको जाना जाता है। कवि ने स्वयं की तुलना किससे की है, तो स्वयं की जो तुलना है वो एक थके प्रतीक से की है। समृद्धि पाथे से क्या मतलब है, तो समृद्धि पाथे का मतलब है समृद्धि रूपी जो संबल होता है उसको समृद्धि पाथे ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्रस्तुत कविता में जो कंथा शब्द हैं, कंथा का मतलब क्या होता है, तो कंथा का मतलब होता है आपके गुदड़ी, याद रख लेना गुदड़ी। मधुप किसका पर्यायवाची, तो मधुप जो है आपके भौरे का पर्यायवाची है। कवि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसका कारण है कि कवि के जो जीवन में जो दुख होने के कारण अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रसाद जी ने किसके आग्रह पर आत्मकथा के रूप में आत्मकथ्य की रचना तैयार की, तो ये मित्रों के कहने पे तैयार की थी। नेक्स्ट है कवि ने प्रिया की गालों की लालिमा की जो तुलना है वो किसके साथ में की है, तो उषाकालीन जो लालिमा होती है उसके साथ में इनकी जो तुलना की गई थी। फिर इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न ये कि आत्मकथ्य कविता का जो मूल भाव है वो व्यक्त करना है, तो आत्मकथ्य कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने भावों को व्यक्त करते हुए अपने नश्वर जीवन संसार में कठिनाई और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं बताई जो बताई जा सकें।
जिससे किसी की कोई प्रेरणा मिल सके। फिर भी इस जीवन रूपी खाली गागर की क्या चर्चा की जाए, इसमें कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास किए जरूर आए, पर वे भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रहे। हर बार सुख उनके करीब आकर उन्हें चिढ़ाकर फिर वो दूर हो जाते हैं। अपनी प्रिया के सौंदर्य में उनके गालों की लाली से उषा की जो ईर्ष्या होती हैं दिखाते हैं, परंतु अब इन सब से वो किसी का कोई भला नहीं हो सकता। कवि अंत में जो अपनी व्यथा कथा के लिए मौन रहकर सिर्फ दूसरों को कहानियाँ सुनने का जो निर्णय वो लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनका जो जन्म है वो 1899 में बंगाल का जो महिषादल है वहाँ पर होता है। मूलतः ये गढ़कोला जो जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के वहाँ के थे, और औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई थी इनकी। भाषा ज्ञान की बात करें तो इनको संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी आदि आती थी, और संगीत और दर्शन शास्त्र के काफ़ी अध्येता थे। प्रभाव की बात करें तो इनके ऊपर जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा इनका प्रभाव पड़ा था, और परिजनों से लगातार काल कवलित होने से जीवन दुख और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्यिक क्षेत्र में भी निरंतर इनका संघर्ष रहा है। इनकी रचनाओं की बात करें, काव्य रचनाओं की, तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते हैं, ये इनकी प्रमुख रचना है। अन्य विधाओं की बात करें तो उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध इन्होंने इसमें काम किया था। वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक इनकी प्रसिद्ध कविता है, और इनका जो प्रासंगिक रचना है वो राम की शक्ति, पूजा और तुलसीदास नए युग की प्रासंगिक इनकी रचना है। पत्नी की जो स्मृति में इन्होंने जूही की कली और पुत्री सरोज की असामयिक निधन पर उनकी स्मृति में सरोज स्मृति की रचना, जो कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत किसको माना जाता है, तो सरोज स्मृति को माना जाता है, जिसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी, वो निराला जी के द्वारा की गई थी। संपूर्ण साहित्य की बात करें तो इनका जो साहित्य है वो निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में लिखा गया है, और इनको छायावाद के रुद्र या इसको महेश कहा जाता है। जैसे ऊपर आया था जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, तो छायावाद का जो महेश है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मुक्त छंद के इनको प्रवर्तक कहा जाता है, और इनके जो छंद को जो केचुआ छंद कह के पुकारा जाता है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और जो शोषक वर्ग हैं उनके प्रति जो तीव्र आक्रोश का भाव में देखने को मिलता है। मतवाला के जो संपादक मंडल में शामिल हुए। इसके अलावा छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों युग की जो रचना इनमें की गई थी। काव्य की विशेषताओं की बात करें तो दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, प्रकृति का विराट और उदास चित्र देखने को मिलता है। इनकी जो मृत्यु है 1961 में हो जाती है। नेक्स्ट इनकी जो पाठ के प्रश्न तो देख लेते हैं। उत्साह कविता जो है उसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो उसमें वीर रस प्रयुक्त हुआ है। बादल किसका प्रतीक है, तो बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। ललित ललित घेर घेर में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पंक्ति में किसकी आभा हट नहीं रही है, तो फागुन की जो आभा है वो हट नहीं रही है। कवि ने बादलों की तुलना किसके घुंघराले बालों से की है, तो वो शिशु के घुंघराले बालों से की है। फिर आपके पाठ का मतलब बताएं तो पाठ का मतलब होता है जगह जगह। अट नहीं रही कविता का जो कौन सा गुण है, तो इस कविता में जो गुण है वो आपके प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, प्रसाद है। कवि ने बादल का मानवीकरण किस रूप में किया है, तो एक छोटे बच्चे के रूप में किया है। निराला जी की जो पत्रिका है उन्होंने कौन सी पत्रिका का जो संपादन किया था, तो समन्वय और मतवाला दोनों ही पत्रिकाओं का जो इसमें संपादन किया था। फिर आपके इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट, वो हम इसमें देख लेते हैं। तो निराला जी की जो उत्साह और अट नहीं रही कविताओं में किन ऋतुओं का वर्णन हुआ है, महत्व बताना है। निराला जी की उत्साह कविता में वर्षा ऋतु का और अट नहीं रही में फागुन महीने में आने वाले जो वसंत ऋतु इसका वर्णन हुआ है। दोनों ही ऋतुएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गर्मी की तेज़ धूप, लू और तपन के बाद आकाश में छाए बादल अत्यंत सुंदर और सुखदायक लगते हैं। उसी प्रकार से सर्दी की ठिठुरन और गलन के उपरांत वसंत का जो मादक सौंदर्य है वो अत्यंत आकर्षक होता है। इस प्रकार ये दोनों ही जो ऋतु हैं वो आकर्षक और उपयोगी हैं। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है कि उत्साह कविता का जो मूल प्रतिपद या संदेश है वो क्या है, या उत्साह कविता में दिखाए गए बादल का जो क्रियाकलाप है उसका वर्णन करना है।
तो गर्जना करता हुआ घनघोर घटाओं के साथ उड़ता हुआ, काले घुंघराले बालों के समान बच्चों की कल्पना आशा, हृदय में बिजली की चमक से आशा उम्मीद जगाता, निराश मन में नव जीवन देता, वज्र रूपी दुखों को छिपाता, व्याकुल बेचैन मन एवं विश्व के भीषण तप्त गर्मी से संतप्त मनुष्य की आशा की किरण बन अज्ञात दिशा से शीतल जल की वर्षा के माध्यम से धरती को संपूर्ण सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। संसार का जो नवजीवन और नवीन प्रेरणा प्रदान करने में सामाजिक क्रांति का प्रतीक है ये, जिसके माध्यम से जोश, पौरुष और क्रांति का संदेश मिलता है। यह विभिन्न अर्थों की ओर संकेत भी करता है। पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाता है। सुखकारी शक्ति के रूप में उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुषों के रूप में जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में समान को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में जिसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है फिर आपके नागार्जुन। नागार्जुन इनका जन्म 1911 में होता है। गांव का नाम है इनका सतलखा, दरभंगा बिहार जिले में आता है। और इनका मूल नाम जो था वो आपकी वैद्यनाथ मिश्र था। इंपॉर्टेंट है, आपके याद रख लेना। इनका मूल नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। लोग इनको बाबा कहकर पुकारते थे, ये बाबा शब्द भी याद रखना। और बाद में इन्होंने जो श्रीलंका में जाके जो कोई दूसरा धर्म है वो इन्होंने ग्रहण कर लिया था। एक अंधविश्वास के कारण इन्हें डक्कन कहकर भी पुकारा गया था, तो ये डक्कन शब्द भी आपको याद रखना है। मैथिली में वे यात्री के नाम से अपनी जो रचना कार्य करते थे। इंपॉर्टेंट है, मैथिली में वो किस नाम से रचनाएँ करते थे, तो यात्री के नाम से रचनाएँ करते थे। इन्हें गुमक्कड़ी और अक्खर स्वभाव व्यंग के धनी होने के कारण आधुनिक युग का कबीर कहकर पुकारा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधुनिक युग का कबीर किसको कहते तो नागार्जुन को कहा जाता है। श्रीलंका में 1936 में जाते हैं और वो बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के बाद में वो नागार्जुन बन जाते हैं। अब तक वो क्या थे, अब तक वो वैद्यनाथ मिश्र थे। और फिर इसके बाद में 1936 में बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लेते श्रीलंका में जाकर के, और क्या कहलाते वो नागार्जुन कहलाते हैं। इनका अध्ययन जो है संस्कृत पाठशाला में ही जो हुआ था, और बनारस और कोलकाता में इनका जो अध्ययन चलता है। अनेक बार इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। इनका रचना कार्य युगधारा है, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सभी इनकी रचना है। उपन्यास व अन्य गद्यों में भी इन्होंने गद्य विधाओं में भी इन्होंने लेखन कार्य किया था। संपूर्ण इनका जो कृतित्व है, इनका जो कार्य जो भी किया गया, इनका कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में, ठीक है। निराला जी का आपके उसमें 8 खंडों में, ये आपके जो नागार्जुन जी का 7 खंडों में बटा हुआ है। पुरस्कार इनको जो हिंदी अकादमी दिल्ली का जो शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का जो भारत भारती और बिहार का जो राजेंद्र प्रसाद जो पुरस्कार है वो उनको मिला था। इसके अलावा मैथिली भाषा में इनका जो पत्रहीन नग्न गाछ इंपॉर्टेंट रचना है, इसके ऊपर इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो कौन सी भाषा में मिला था, मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ, और पुरस्कार मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनेक बार इन्होंने जल की यात्राएं की, हिंदी, मैथिली, बांग्ला, संस्कृत के लेखन कार्य किया। गांव की चौपालों और साहित्य दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय कविता का जो छायावदोत्तर युग के जो एकमात्र इनको कवि माना जाता है। 1998 में इनका जो देहांत है वो हो जाता है। फिर हम इसमें पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपके है कि बच्चे का स्पर्श कठोर पाषाण भी क्या बन जाता है, तो बच्चे का जो स्पर्श है कठोर जो पाषाण वो जल बन जाता है। छविमान का अर्थ बताना, तो छविमान का अर्थ होता है सुंदर। नेक्स्ट है दूध, दही, शहद, जल मिश्री से बना जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण क्या कहलाता है, इसको मधुपर्क कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मधुपर्क कहा जाता है। कवि ने बांस और बबूल किसको कहा है, तो कवि ने स्वयं को बांस और बबूल कहा है। कवि नागार्जुन की मातृभाषा कौन सी है, तो ये मैथिली बोलते हैं, ठीक है, मैथिली भाषा के ये कवि हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की अनुभूति होती है, तो इसमें वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है, तो हमें कृषि संस्कृति के निकट वो ले जाती हैं। फसलें किसके अमृत से भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है, तो ये नदियों के जो अमृत भरे प्रभाव से सींच कर ये पुष्ट होती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि परस और फूल का, फूल ये शब्द हैं, तो ये आपकी जो तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। फिर आपके पूछेंगे कि कवि के अनुसार फसल क्या है, तो फसल नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतर, हवा का जो थिरकन का सिमटा हुआ संकोची फसल है। ये आपको जो फसल के बारे में बता। फिर आपके लिए एक और प्रश्न है ये कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है।
तो बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य के जो कवि ने कुछ बिंबों के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है। बच्चे की मुस्कान निर्जीव में जो प्राणों का संचार कर सकती है और मुस्कान युक्त शिशु के गाल खिले हुए कमलों के दोनों प्रतीत होते हैं। मुस्कुराते हुए शिशु का जो स्पर्श है और पत्थर हृदय को भी जो द्रवित कर देने वाला होता है। और मुस्कुराते शिशु के रोमांचकारी जो स्पर्श है वो कवि के जो बांस और बबूल जैसे नीरस उदास हृदय को भी जो शेफालिक के फूलों जैसी कोमलता जर रही होती हैं। अगला प्रश्न है कि फसल कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि उन तत्वों की ओर जिनके संयोग से जो फसल तैयार होती हैं। वो तत्व कौन कौन से? वो जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश और मानव का श्रम वो तत्व हैं जिनके माध्यम से जो फसल है वो तैयार होती हैं। कवि फसलों का उपयोग करने वाले सामान्य व्यक्तियों को फसल के तैयार होने में संपूर्ण देश के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से परिचित कराना चाहता है। किसान के कठिन परिश्रम और योगदान के से फसल तैयार होती है। अतः कवि उपभोक्तावादी जीवन में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान भाव, जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रकृति और मानव के बीच में उचित साझेदारी का भाव रखने का ये संदेश देता है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो मंगलेश डबराल जी का है। इसका जो जन्म है 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में होता है। इनके गांव का नाम है आपके काफुलपानी गांव। शिक्षा इनकी देहरादून में होती है और इन्होंने जो रचनाएं पत्र पत्रिकाएँ लिखी उसमें हिंदी पेट्रियट है, प्रतिपक्ष है, आसपास है, पूर्वग्रह, अमृत प्रभात, जनसत्ता, सहारा, समय, इन पत्रों में इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में काम किया था। वर्तमान में ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये जो कवि हैं वो भी आज भी जीवित हैं, याद रखें। कविता संग्रह की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये सभी इनकी कविता संग्रह है। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, पहल सम्मान मिला हुआ है, ठीक है, और अनुवादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त इनको अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलंस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित किया गया था। कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी जो छल छदम है इनका प्रतिकार किया गया है। कविताएं इनकी संगतकार, तो संगतकार में आपने देखा होगा। पहला प्रश्न ये कि मंगलेश डबराल किस रूप में प्रतिष्ठित हुए, तो एक पत्रकार के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए थे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती हैं, तो उनका जो स्वर है वो आत्मविश्वास से सदा भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है फिर आपके ढाढ़स बंधाना, इसका पर्यायवाची बताना है, तो तसल्ली देना और सांत्वना देना, ये ढाढ़स बंधाना, ये मुहावरा भी है, तो याद रखना तसल्ली देना। अनहद का कविता में क्या अर्थ होता है, तो अनहद का मतलब होता है असीम मस्ती। नेक्स्ट है फिर आपकी ये सरगम को लागने से कवि का क्या अभिप्राय है, तो मूल स्वर बोलकर अंतरे के जटिल तानों में खो जाना। फिर आपके अंतरा का मतलब बताना है, तो अंतरा का मतलब होता है गीत का चरण। अंतरा का मतलब क्या होता है? गीत का चरण। मुख्य गायक को क्या समझाने के लिए संगीतकार उसका साथ देता है, तो गाए जा चुके रागों को पुनः भी गाया जा सकता है, वह उनको ढाढ़स बंधाता है, वो बताना चाहता है कि वह अकेला नहीं है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको जो तार सप्तक क्या है इसके बारे में बताना है। तो तार सप्तक में 7 का समूह होता है। ये 7 स्वर सारे गम प धनी होता है, जिसके नाम पूरा जो इस प्रकार से रहता है षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। इनकी ध्वनि की ऊंचाई और धीमेपन आरोह अवरोह के आधार पर ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर जो होता है तो उसे हम तार सप्तक कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके संगीतकार कविता का उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो कविता में यह संदेश संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना जो महत्व है और उनका जो सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है, इंसानियत है उनकी। इस कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया कि मुख्य गायक या कलाकार का मौन भाव की से परोक्ष में सहयोग करने वाले सहायकों या संगीतकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनको नींव की ईंट कहा जा सकता है, ठीक है। संगीतकार जो थे इनको नींव की ईंट कहा जा सकता है। इनको समाज जानता नहीं है, उन्हें यश और सम्मान भी नहीं मिलता है। कवि चाहता है कि लोग इनके महत्व को समझकर उन्हें उचित सम्मान दें, क्योंकि ये संगीतकार उचित समय पर सहयोग करके मुख्य कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं, उसे आत्मविश्वास से भर देते हैं। इसलिए कार्य उपेक्षित रहने वाले लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हुए सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की ये कवि इसमें अपेक्षा करता है। फिर आपके इसमें जो कुछ पाठ के जो प्रश्न हम देख लेते हैं इसमें, जैसे सूरदास के पाठ में आपके ये प्रश्न है कि
गोपियों को उद्धव का जो संदेश है वो पसंद क्यों नहीं आया। अब ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इनके उत्तर आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना एक बार, क्योंकि समय कम है और सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। और फिर आपका जो अगला प्रश्न आपका ये है कि राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद है, इसमें परशुराम की कौन सी स्वाभाविक विशेषताएँ दृष्टिगोचर हुई थी। और इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि आत्मकथ्य कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्रता को किस प्रकार से व्यंग्य किया है। और फिर आपके इसमें आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि ने बादल को जो नवजीवन वाला क्यों कहा। नागार्जुन में आपके जो यह दंतुरित मुस्कान कविता है, इसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है, वर्णन करना है। और मंगलेश डबराल जी का यहाँ पर दे रखा है, इसका जो आपको प्रश्न उत्तर निकालना है। कवि परिचय में आपको इस बार जो कवि परिचय है वो आपको जो जयशंकर प्रसाद जी का और नागार्जुन जी का दोनों ही देख के जाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक तो आपका जो 100% आएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक तो आपका 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप जो इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपका जो क्षितिज है गद्य खंड, उसको देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखित है। और लेखक का जो कवि परिचय वो भी हम देख लेते हैं। 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म होता है और इन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन किया था। प्रसिद्ध इनकी जो रचना है वो कहानी संग्रह के रूप में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उपन्यास की बात करें तो बीच में विनय, ईंधन इनका प्रमुख उपन्यास हैं। रही बात आपकी इनके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की, तो पहला प्रश्न आपके ये बनता है कि भाई शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। तो आप सभी को पता है जो नेताजी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई थी। नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो लगी हुई थी। हालदार साहब कितने दिनों से जो कंपनी में काम से कस्बे में गुजरते थे, तो लगभग जो 15 दिन में वो गुजरते थे। मूर्ति कोर्ट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी, तो वो थे आपके 2 फुट। कितनी थी, 2 फुट। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो ये किसी जो बच्चे ने लगा दिया था। नेक्स्ट है नेताजी की जो मूर्ति वो किसने बनाई थी, तो वह जो हाई स्कूल के जो मास्टर थे मोतीलाल, इन्होंने ये बनाई थी मूर्ति। फिर आपके अगला जो प्रश्न ये है कि कुछ दिनों तक नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की क्यों रही। तो इसका कारण है कि कुछ दिनों तक नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की इसलिए रही थी क्योंकि चश्मा बदलने वाला जो कैप्टन है वो मर गया था, इसलिए कुछ दिनों तक चश्मा लगाने वाले की फिक्र किसी को नहीं रही थी और मूर्ति बिना चश्मे के ही रह गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कैप्टन मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था। तो उसका कारण है कि कैप्टन देशभक्तों और शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था। वह नेताजी के चश्मा विहीन मूर्ति देखकर बहुत दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता और पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे तुरंत दे देता था। मूर्ति पर जो दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। इसका अगला प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट ये है कि भाई नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से जो लेखक है ये क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो नेताजी का चश्मा नामक पाठ में लेखक ने देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार में कर सकते हैं। और फिर आपके जो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न उत्तर आए, तो आप इसको ये वाला जो गद्यांश है इसमें देख के इसके जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके इससे ये बनेगा। नेक्स्ट आपका जो बाल गोविंद भगत वाला जो है राम वृक्ष बेनीपुरी, ये बाल गोविंद भगत की जो पाठ है इसके लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनको कलम का जादूगर कहा जाता है, तो कलम का जादूगर नाम याद रखें। लेखक परिचय में हम देखेंगे इनका जन्म 1899 को बेनीपुर, जो राम वृक्ष बेनीपुरी है इनके गांव का नाम है ये। तो बेनीपुर गांव है इनका, जिला मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। इनका देहावसान होता है आपके 1968 में। इनको कलम का जादूगर उपनाम के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्र पत्रिकाएँ तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जोगी, जनता, जनवाणी और नई धारा हैं। इनका जो पूरा साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में विभक्त हैं। रचनाओं की बात करें तो पतितों के देश में इनका उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चित्ता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखाचित्र हैं। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो इनका यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर। और संस्मरण की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया है जंजीरें और दीवारें। इंपॉर्टेंट इसके जो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है, तो ये रेखा चित्र में लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेखा चित्र में लिखा गया है। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है, तो भाई कलम का जादूगर ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है
बाल गोविंद भगत के बेटे की जो मुखाग्नि है वो किसने दी थी, तो उनकी पतोह ने दी थी। उनकी पतोह के द्वारा इनको मुखाग्नि दी गई थी। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार कहाँ लेके जाते थे, तो वो कबीरपंथी जो मठ था उसमें लेके जाते थे। और पूर्वाई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वो हवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पूर्वाई का मतलब ये हवा के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो जो खंजड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे, वो खंजड़ी बजाते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते हैं और क्यों मानते हैं, तो बाल गोविंद भगत के अनुसार है जो कमज़ोर, असहाय, बीमार, गरीब आदि प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनको अधिक स्नेह का पात्र मानते हैं। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादा प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना के जो चरम उत्कर्ष वो किस दिन देखा गया, तो भाई लेखक को उनकी जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके जो पुत्र की जो मृत्यु हो गई थी। वे उस दिन सामान्य ग्रस्तों की तरह विलाप न करके सबके सामने बैठकर वो तल्लीन होकर जो भक्ति के पद गा रहे थे। अगला प्रश्न फिर आपका यह है कि बाल गोविंद भगत अपनी पतोह को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे, तो इसका कारण ये है कि भाई भगत का मानना था कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा अपने प्रेतम परमात्मा के पास चली जाती है। विरणी आत्मा का परमात्मा प्रेतम से मिलन आनंदोत्सव की घटना होती है, इसलिए वे अपनी पतोह को रोने के बदले उत्सव मनाने की बात कह रहे थे। बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया, वर्णन करना है। तो भाई खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत को साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि उनकी जो सरलता है, सत्यनिष्ठा है, कर्मशीलता है, परोपकार, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षण, निर्लिप्तता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, परित्याग, यह सच्चे साधु की पहचान होती है। और यह सभी गुण बाल गोविंद भगत में थे। सांसारिकता का जो त्याग और पूजा अनुष्ठान का आडंबर से ही कोई जो साधु नहीं बनता है। इसी कारण जो भगत जी ग्रस्त होते हुए भी एक सच्चे साधु के रूप में देखे गए थे। नेक्स्ट जो आपका एक पहाड़ पर आधारित आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप यहाँ से देख के दिखेंगे। गद्यांश के अनुसार धान की किस फसल की रोपनी हो रही, तो गद्यांश के अनुसार जो धान की जो रोपनी हो रही थी आपके जो ये आषाढ़ का जो रिमझिम वाला जो इसमें आप इसको देख के जाना। नेक्स्ट फिर आपके लखनवी अंदाज यशपाल की ये एक रचना है। के लेखक परिचय में लिखेंगे कवि लेखक लखनवी अंदाज वाले यशपाल जी। जन्म इनका 1903 में फिरोजपुर छावनी पंजाब में होता है। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में होती है। बीए इन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से की थी। भगत सिंह और सुखदेव के लाहौर में परिचय से क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको जेल जाना पड़ा और 1976 में इनकी जो डेथ हो जाती है। रचनाओं की बात करें तो कहानी संग्रह इनका ज्ञान दान, तरक का तूफान, पिंजड़े का उड़ान, वाह दूलियाँ, फूलों का कुर्ता। इनका प्रमुख उपन्यास है जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, झूठा सच। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको, झूठा सच ये आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमिता हैं, दिव्या हैं, पार्टी कामरेड हैं, दादा कामरेड हैं, मेरी तेरी उसकी बात है, ठीक है, याद रखना। लखनवी अंदाज जो पाठ है वो कौन सी विधा में लिखा गया, तो ये व्यंग्य विधा में लिखा गया, याद कर लेना, ये व्यंग्य विधा में लिखा गया है। इस व्यंग्य में लेख में जो पतनशील जो सामंती वर्ग हैं उनका बनावटी जीवनशैली पर कटाक्ष किया गया है। तो प्रश्न पहला आपकी ये बनता है कि लेखक ने किस क्लास का टिकट खरीदकर रेल की यात्रा की थी, तो सेकंड क्लास का जो टिकट खरीदा था और वहाँ से रेल की यात्रा की थी। नेक्स्ट है कहानी के लिए क्या आवश्यक है, तो विचार, पात्र और घटना तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, उपरोक्त सभी करेंगे। सफ़ेद पोष सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था, तो तौलिए पर खीरा रखा था। नेक्स्ट है खीरा लजीज होता है लेकिन मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया, तो एक नई कहानी लिखने का विचार आया था। फिर आपके अगला जो प्रश्न है, यशपाल ने पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, इस कथन का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो लखनवी अंदाज व्यंग्य में यशपाल ने लखनऊ के नवाब साहब की जो बनावटी जीवन शैली का चित्रण किया है और नवाब साहब ने खीरों को छिलकर और नमक मिर्च लगाकर केवल सूंघा और कहा कि इसका जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब है। खीरे खाई नहीं, फेंक दिए। और इस तरह जो दिखावटी रईस बनने का जो आचरण होने से लेखक सामंती वर्गों पर कटाक्ष करता है। लेखक ने क्या सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया, तो लेखक ने भीड़ में से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी का बारे में सोच सकने के लिए, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य को देख सकने और विचार से ही जो सेकंड क्लास का टिकट लिया था।
लखनवी अंदाज जो कहानी है वो हमें क्या शिक्षा देती है, क्या संदेश देती है? तो भाई लखनवी अंदाज कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें दिखावटी जीवन शैली से हमेशा दूर रहकर वास्तविकता का सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही महत्व हैं। और जो लोग सनक भरी आदतों से पेट भरने का दिखावा करते हैं वे अवास्तविक हैं, चाहे नई कहानी के लेखन को ही की ही बात क्यों न हो। फिर आपको जो अपने यशपाल के जो क्रांतिकारी जीवन का परिचय देना है। तो यशपाल जब कांगड़ा में थे तब उनका जो झुकाव वो स्वतंत्रता संग्राम की ओर हो गया था। लाहौर आने पर जब उन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया तो वहाँ पर उनका परिचय भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव थापर के साथ में हुआ था। इस कॉलेज के संस्थापक लाला लाजपत राय थे और यहाँ यशपाल पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में लग गए थे, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिर नेक्स्ट है एक कहानी यह भी, ये मनु भंडारी की रचना है। और मनु भंडारी का जो लेखक परिचय हम देख लेते हैं। जन्म 1931 में होता है, बानपुर मध्य प्रदेश मंदसौर में होता है। इंटर तक की जो शिक्षा है, मतलब इंटर तक की जो शिक्षा है वो आपके 12वीं जो इंटर तक की शिक्षा होती है वो अजमेर राजस्थान में होती है। और स्वतंत्रता जो कहानी की प्रमुख ये कहानीकार थी। इनकी कहानी संग्रह में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु ये प्रमुख है। इनके उपन्यास में आपका बंटी और महाभोज, ये आपका बंटी पहले भी आया हुआ है, याद रखना, ये मनु भंडारी का ही है आपका बंटी, ठीक है, याद करना, महाभोज। और आत्मकथ्य जो है आपकी एक कहानी, यह भी इनकी आत्मकथा है, ये इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है। तो एक कहानी यह भी, ये जो आपकी आत्मकथा है वो किसकी है? तो भाई ये है मनु भंडारी की। दा साहब यह पात्र मनु भंडारी की किस रचना का है? तो दा साहब जो है वो आपके महाभोज का एक पात्र हैं। नेक्स्ट है लेखिका के पिता ने रसोई घर को क्या कहकर संबोधित किया था? तो बटियार खाना कह के संबोधित किया था कि जो रसोई घर वो तो बटियार खाना होता है। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ कौन सा खेल खेला था? तो गुल्ली डंडा का जो खेल है वो खेला था। लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश किसने करवाया था? तो हिंदी की जो इनकी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, इन्होंने इनका जो साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया था। लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना कहकर संबोधित क्यों किया? एक कहानी यह भी इस के आधार पर आपको बतानी है। तो रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, इसलिए लेखिका के पिता ने अपनी बेटियों को गृह गृहस्थी चूल्हे चौके तक सीमित न ही रखने चाहते थे, बल्कि उन्हें जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। उन्होंने रसोई घर की अपेक्षा करते हुए उनको बटियार खाना कहकर संबोधित किया था। मनु भंडारी के पिताजी का जो स्वभाव की क्या विशेषता थी आपको वर्णन करना है। तो ये है मनु भंडारी के पिता अत्यंत कोमल, संवेदनशील, प्रखर समाज सुधारक होने के साथ सक्की स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अंतर विरोधियों के बीच जीने के कारण अस्थिर चित्त वाले होने के साथ ही बेहद क्रोध और अहमवादी व्यक्ति देखने को लगते हैं। पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो लेखिका के 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र अजमेर के उसी मोहल्ले में रहे जिनके बीच में उनका बचपन और किशोरावस्था बीती थी। लेखिका को उनकी जीवन शैली, भावभंगिमा, भाषा आदि याद रही। लेखिका इससे स्पष्ट होता है कि पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपके नौबत खाने में इबादत। ये तीन्द्र मिश्र की रचना है। इनका जन्म होता है 1977 को अयोध्या उत्तर प्रदेश में। साहित्य पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, याद रखिए, यतीन्द्र मिश्र ने साहित्य पत्रिका का जो संपादन किया था। इनके द्वारा जो विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी किया गया था। काव्य संग्रह की बात करें तो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ये इनकी काव्य संग्रह है। शास्त्रीय गायन गिरिजा देवी पर इनको गिरिजा पुस्तक लिखी गई थी और थाती का संपादन इनके द्वारा किया गया था। नौबत खाने में इबादत पाठ की जो विधा है वो आपका व्यक्ति चित्र, याद कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये इनका व्यक्ति चित्र है। प्रस्तुत पाठ शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं इनके जीवन पर आधारित है, इसलिए इसको व्यक्ति चित्र कहा जाता है। संगीत की को जो इन्होंने आराधना माना है, संगीत को इन्होंने क्या माना है? आराधना माना है। प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था आपके अमीरुद्दीन। क्या नाम था इनके? अमीरुद्दीन था। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पर होता है अमीरुद्दीन का, वो आपको कमेंट करके बताना है। शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान, इनके उस्ताद कौन थे, गुरु कौन थे? तो अली बख्श जो है वो इनके गुरु थे। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां को संगीत की जो आरंभिक प्रेरणा वो किन से मिली थी? तो प्रेरणा जो मिली थी उनकी रसूलन बाई और बतुलन बाई से मिली थी। बिस्मिल्लाह खां की संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खां जो है हिंदू मुस्लिम संस्कृति के जो प्रतीक है वो माने गए थे। बिस्मिल्लाह खां का जो काशी को क्या देन है वर्णन करना है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को
काशी जो काशी को हिंदू मुस्लिम एकता का जो मूल्यवान संस्कृति दी है। इन्होंने मुसलमान होकर भी गंगा को मैया माना। बालाजी और बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उनके प्रति जो आस्था प्रकट की। काशी को जन्नत जैसा पवित्र माना। इसी तरह की जो आस्था से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने में सहयोग किया। फिर आपके प्रश्न है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पर्याय है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में जो सोन नदी है इसके किनारे पाई जाने वाली जो घास से बनाई जाती हैं। इसके साथ ही जो डुमराव है वो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म स्थान है, इसलिए शहनाई और डुमराव दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जो मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, समझाइए। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही जो मंगल ध्वनि निकलती रही है। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्व पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर दूसरा कोई जो सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ है। मंदिरों में सुबह की जो प्रथम पूजा आरती है इसको मंगला कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मंगला कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां के जो सुरीले शहनाई वादन से ही मंगला आरती की शुरुआत होती है, अतः इनको जो मंगल ध्वनि का जो नायक है वो कहा गया है। फिर आपकी एक गद्य आएगा, तो गद्य को आपको ये काशी संस्कृति की पाठशाला है, याद रखना है इसको। शास्त्र में आनंद के नाम से इसको प्रतिष्ठित है और ये आपका पूरा आएगा। इसके आधारित आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो शास्त्र में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। काशी में क्या क्या विद्यमान है, तो वे काशी में क्या विद्यमान है, काशी में जो कलाधर हनुमान है, नृत्य विश्वनाथ हैं, ठीक है, ये सब ये जो काशी में बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है। काशी का जो हज़ारों साल पुराना इतिहास है। इस प्रकार से आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, नेक्स्ट जो आपका ये संस्कृति जो आपका निबंध है, ये संस्कृति क्या है, एक निबंध है। ये जो निबंध लिखा गया था वो बदंत आनंद कोसलाइन के द्वारा लिखा गया था और ये भी बौद्ध धर्म का जो अंगीकार कर लेते हैं बाद में। एक तो नागार्जुन करते हैं, एक ये बदंत आनंद कोसलाइन कर लेते हैं। तो इनका लेखक परिचय में देख लेते हैं। 1905 में जन्म होता है और 1988 में ये इनका जो देवलोक गमन हो जाता है। इनका जो जन्म स्थान है सोहाना गांव, जिला अम्बाला, पंजाब में आता है। और बचपन का नाम जो हरनाम दास था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम क्या था, बदंत आनंद कोसलाइन का, तो वो था आपके हरनाम दास। इनका धर्म जो है वो बौद्ध धर्म को ये संबंधित हैं। ये गांधी जी के साथ लंबे समय तक ये वर्धा में रहे थे। संस्कृति पाठ की जो विधा है वो आपके निबंध है। क्या है ये आपके निबंध है, संस्कृति पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। इनकी पुस्तकें जो हैं वो आपके 20 से अधिक हैं। और रचनाओं की बात करें तो भिक्षु के पत्र हैं, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, देश विदेश में हिंदी भाषा का प्रचार किया। और संस्कृति निबंध में सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है। आपके प्रश्न आ सकता है कि जो संस्कृति निबंध इसमें किस पर प्रकाश डाला गया, तो सभ्यता और संस्कृति पे प्रकाश डाला गया है। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है, तो भाई जन कल्याण की भावना वो रहती है। पेट की आग बुझाने के लिए मानव ने किसका आविष्कार किया, तो इन्होंने आग का आविष्कार किया है। लेखक ने सभ्यता की जननी किसको कहा है, तो सभ्यता की जो जननी वो संस्कृति को कहा है। संस्कृति नामक पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो न्यूटन को जो संस्कृत मानव कहा गया है। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है, तो ये आंतरिक जीवन से होता है। लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किसके अंतर को स्पष्ट किया है, तो लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर संस्कृति सभ्यता के अंतर को स्पष्ट किया है, जिसमें योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ है। वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज़ उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है आपके सभ्यता। लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है, तो लेखक के अनुसार संस्कृति में मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव के अकल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है, तब वह असंस्कृति हो जाती है, जिसका परिणाम असभ्यता कहलाता है। अर्थात इसलिए मानव में जो कल्याण की भावना ही होनी चाहिए। लेखक के अनुसार जो मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो लेखक के अनुसार जो मनुष्य संस्कृति का जनक होने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर उठकर निरंतर किसी सूक्ष्म रहस्य लोग की जो खोज में लगा रहे, उससे जानने का प्रयत्न करें। मानव कल्याणकारी तत्वों में ही खोज करें, जिससे हमारा विकास संभव हो सके।
और फिर आपके जो संस्कृति पाठ का जो उद्देश्य या संदेश है इसको स्पष्ट करना है। तो संस्कृति पाठ का मुख्य उद्देश्य पाठकों को अपनी भारतीय संस्कृति की गहराई, विशेषता, महत्व समझाना है। यह बात है कि बताना है कि संस्कृति केवल बाहरी दिखावा नहीं है बल्कि मानवीय मूल्यों, कल्याण की भावना और रचनात्मकता पर आधारित है। साथ ही यह हमें अपनी विरासत पर गर्व करने और संरक्षित करने की प्रेरणा देती है ताकि हम मानवता के कल्याण में योगदान दे सकें। यह पाठ हमें अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों को समझने और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। इससे बेहतर और अधिक मानवीय समाज का निर्माण हो सके। संस्कृति सभ्यता क्या है, इसका आपको संस्कृत मानव और सभ्य मानव में अंतर बताना है। अगला प्रश्न ये कि वास्तविकता में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज कर और उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज़ का आविष्कार करता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत खोजा था, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो है कृतिका किताब है आपकी, इसमें से आपका जो एक चैप्टर है माता का अंचल। इस माता का अंचल पाठ में आपके जो लेखक है वो शिवपूजन साय है। इसके द्वारा जो शीर्षक है माता का अंचल, इसमें बाल मनोवृत्तियों को दर्शाते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि चाहे बचपन में से ही बच्चे का जुड़ाव लगाव अपने पिता से या अन्य किसी पारिवारिक सदस्य कितना भी घनिष्ठ क्यों न हो, परंतु विपदा आने पर उसे अपनी माता का जो अंचल है उसमें ही जो सुकून प्राप्त होता है। तो पहला प्रश्न आपकी यही बनेगा कि भाई माता का अंचल जो कृति है वो उसके रचनाकार कौन है। तो भाई इसका जो रचनाकार है वो शिवपूजन सहाय है। कौन है? शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ कौन सा है। तो ये देहाती दुनिया उपन्यास है, इससे लिया गया पाठ है आपके माता का अंचल। माता का अंचल पाठ में लेखक का असली नाम क्या था। तो उसमें तारकेश्वर नाथ इनका जो असली नाम था। नेक्स्ट है भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका जो तिलक है वो लगाते थे। तो भभूत का जो तिलक है वो लगाते थे। रामनामा बही में लेखक के पिता कितनी बार राम नाम लिखते थे। तो 1000 बार वो राम नाम लिखते थे। उतान का मतलब बताने, तो उतान का मतलब आपके पीठ के बल लेटना उतान कहलाता है। माता का अंचल पाठ के लेखक का जो बचपन में किससे अधिक लगाव था। तो बचपन में किससे अधिक लगाव था, वो पिता से अधिक लगाव था। तो इसका उत्तर हम पिता कर लेंगे। बचपन में लेखक अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। तो वो जो कुश्ती खेल खेलते थे। मकई के खेत में किसका जो झुंड चल रहा था। तो चिड़ियों का जो झुंड है वो चल रहा था। चूहों के बिल में पानी डालने पर बिल में से क्या निकला। तो सांप निकला था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। तो ये मूसन तिवारी था, उसको चिढ़ाया था। माता का अंचल पाठ है वो किस शैली में लिखा गया। तो ये आपके जो आत्मकथात्मक जो शैली है उसमें लिखा गया है। अमोला किसको कहते थे। अमोला जो है एक प्रकार के जो इसमें आम का जो एक उगता हुआ जो पौधा होता है उसको अमोला कहा जाता है। माता का जो आंचल पाठ में जो महतारी शब्द का अर्थ क्या है। तो महतारी का मतलब होता है माता। माता का अंचल पाठ में लेखक ने अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारा करते थे। तो माता का अंचल पाठ में लेखक अपने पिताजी को जो बाबूजी कह के पुकारा करते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखना इसको। फिर आपके अगला प्रश्न है कि पाठ के अनुसार जो कड़वा तेल किसे कहा गया है। तो सरसों के तेल को कड़वा तेल कहा गया है। कौन सा खिलौना लेकर लेखक बाहर गली में निकल जाते थे। तो वो है जो कांट का जो घोड़ा है वो लेकर बाहर गली में निकल जाते थे। बारात के जुलूस में समधी बनकर लेखक और मित्रों के द्वारा किसकी सवारी की जाती है। तो वो बकरे की सवारी करते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ऊंच नीच में बई कियारा जो उपजी सो बई हमारी पंक्ति कब गाई जाती है। तो ये फसल काटते समय गाई जाती हैं। भोलानाथ और बेजू को पकड़ने के लिए मूसन तिवारी कहाँ पहुँचे थे। तो वो पाठशाला में पहुँचे थे। चंदोआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो चंदोआ का मतलब होता है छोटा शामियाना। माता का अंचल पाठ में किस मेले का जो जिक्र हुआ है। तो उसमें जो एक ददरी का जो मेला है इसका जिक्र हुआ है। राम जी की चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई बरबर पेट कौन गा रहा था। तो ये भोलानाथ गा रहा था। तो इस प्रकार से आपको जो ये पूरे जो प्रश्न उत्तर वो अच्छे से देख लेना है। फिर माता का अंचल जो पाठ है इसमें बालक भोलानाथ और बाबूजी के मित्रवत प्रेम के साथ वात्सल्य भी उपरता है। उदाहरण से इसको समझाना है। भोलानाथ के पिता एक सजग और स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उन्हें नहलाकर पूजा पाठ कराना, उनका अपने साथ घुमन ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी जो बाल सुलभ जो उनकी
जो क्रीड़ा है उससे प्रसन्न होना, उनके स्नेह प्रेम व्यक्त करना, और उनकी ज़रा भी पीड़ा हो जाए तो तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही ले आते हैं। ये प्रमुख इनके उदाहरण हैं। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका ये है कि माता कांचल पाठ के अनुसार आपको बाल स्वभाव की कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, लिखिए। तो माता कांचल पाठ के अनुसार जब आपको पता चलता है कि बच्चे अपने सुख दुख को मन में नहीं रखते हैं, यदि वे कभी दुखी होते हैं तो उसे रो धोकर प्रकट कर देते हैं, कभी वे प्रसन्न हो जाते हैं, हंसी खुशी के साथ प्रकट कर देते हैं, इसलिए सशक्त से एकदम हंस पड़ना और खेलने में तल्लीन रहना उनके लिए स्वाभाविक होता है। उनके सामने कोई रुचिकर प्रसंग आ जाने पर अपने तनाव दुख को भूलकर हंसते खेलने लग जाते हैं। नेक्स्ट अपना पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी। ये एक यात्रा वृत्तांत याद रखना। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहाँ आम जीवन की कठिनाइयों को उभारा गया है। इसमें प्रकृति की सौंदर्य को खोकर आत्मा के परिचय तक पहुंचकर अंतिम सौंदर्य का इनमें जो शब्द चित्रों से चित्रित किया गया है। इस पाठ की जो लेखिका, इसका नाम आपको याद कर लेना है, मधु कांकरिया है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की जो लेखिका वो मधु कांकरिया है। और बिरला फाउंडेशन की ओर से इनको जो साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान के रचनाकारों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है बिहारी पुरस्कार 2021 से अपनी रचना हम यहाँ थे इसके लिए पुरस्कृत किया था। इनकी रचना का नाम याद करना है, जिनके ऊपर इनको जो बिहारी पुरस्कार 2021 मिला था मधु कांकरिया को, और ये राजस्थान के रचनाकारों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भी है। पाठ का जो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से बनता है कि भाई साना साना हाथ जोड़ी पाठ की जो लेखिका है उसका नाम बताना है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, तो मधु कांकरिया इनका नाम है। ये साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है वो किस विधा में लिखा गया है, तो ये भी हमने देख लिया। यात्रा वृत्तांत है, ये इसी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो ये हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका ये है कि लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। तो भाई दोनों प्रश्न एक दूसरे के उल्टे बन सकते हैं कि मेहनतकश बादशाह को शहर किसको कहा जाता है, तो गंगटोक को कहा गया है। गंगटोक को किसका शहर कहा जाता है, तो मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मन वृंदावन होने का मतलब क्या है, मन वृंदावन होने का मतलब ये कि अत्यधिक प्रसन्न होना। मुहावरा आ सकता है आपके, ये मन वृंदावन होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो ये है अत्यधिक प्रसन्न होना। लेखिका ने गाइड और ड्राइवर का नाम बताया। तो लेखिका का जो ड्राइवर था, गाइड था, वो जितेन नार्गे था। कौन था, जितेन नार्गे। जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाले इस जगह का क्या नाम बताया, तो खेदुम बताया था। क्या नाम बताया था, खेदुम। खेदुम जो था वो देवी देवताओं का निवास स्थान था। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। गंतोक का मतलब है पहाड़। यह किसने कहा था, तो यह कहा था जितेन नार्गे ने। किसने कहा था, जितेन नार्गे ने कहा था। भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को जो टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था, तो ये थे कप्तान शेखर दत्त। इनका नाम याद रख लेना है। साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है इसमें किस शहर का सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है, तो सिक्किम का एक शहर है गंगटोक, इसका इसमें जो वर्णन है वो किया गया है। नेक्स्ट है युमथांग घाटी की जो क्या विशेषता है, यह घाटी जो है फूलों से भर जाती हैं। जितेन ने युमथांग घाटी को किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही थी, तो जो गाइड फिल्म थी उसकी जो शूटिंग है वो युमथांग घाटी के अंतर्गत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी, तो युमथांग जो घाटी है वहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके 13 है इसमें कि गंतोक में श्वेत पताका किस अवसर पर फहराई जाती हैं। तो ये जो श्वेत पताका हैं वो आपके शोक के अवसर पर फहराई जाती हैं। नेक्स्ट है लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी, तो ये जो नेपाली जो युवती है उससे सीखी थी। नेक्स्ट है लायुंग की सुबह कैसी थी, तो लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुयम थी। बंगाल की तीसरी सबसे जो बड़ी चोटी है उसका नाम बताएं तो कंचनजंगा है। गंगटोक से युमथांग कितनी दूरी पर था, तो ये आपके 149 किलोमीटर दूरी पर था। देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे थे, तो वो है जो जलेबी की तरह जो घुमावदार होने लगे थे। लेखिका ने चांदी की तरह गुलाबी पत्थरों से इठलाते वाली नदी किसे कहा है, जो सिलीगुड़ी के से उनके पास थी, तो उस नदी का नाम था आपके तीस्ता नदी। हिमालय की सलामी देने की इच्छुक मधु कांकरिया हैं, उसको रामधारी सिंह दिनकर की जो कौन सी पंक्तियाँ याद आई थी, तो मेरे नगपति मेरे विशाल, ये जो पंक्तियाँ वो याद आ गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधे आदिवासी युवतियों को लेखिका ने कौन से जंगलों में देखा था, तो ये पलामू और जो गुमला के जंगलों में
देखा था। बोकू क्या होता है, तो बोकू वहाँ का सिक्किम का जो पहनावा होता है उसको सिक्किमी परिधान जो होता है उसको बोकू कहा जाता है। पौष और माघ के महीने में बर्फीले इलाकों में क्या नहीं जमता है, तो वहाँ पर जो पेट्रोल है वो नहीं जमता है। लेखिका ने सहेली, जो इनकी सहेली थी लेखिका की मणि, इससे किस कवि की जो कविता पढ़ने का प्रश्न पूछा था, तो इन्होंने जो मिल्टन की जो कविता पढ़ने का जो प्रश्न पूछा था। पाठ के अनुसार भारत का जो स्विट्जरलैंड वो किसको कहा गया है, तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कटाओ को कहा गया है। भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि वेस्ट एट रिपेयरिंग, जीवन के प्रति संतुलन, किस लेखिका ने किसको माना है, तो इन्होंने देश की जो आम जनता उसको माना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि चेरेवेती का अर्थ क्या है, तो चलते रहो इसका अर्थ है। पहाड़ी लोगों का जो जीवन का जो जीविका है उसका प्रमुख साधन क्या है, तो पहाड़ी आलू है, धान की खेती और दारू का व्यापार है। फिर है अगला प्रश्न, जितेन के अनुसार पहाड़ी बच्चे हर दिन कितनी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं, तो 3.5 किलोमीटर 3-3.5 किलोमीटर जो चढ़ाई करके वो जाते हैं। फिर इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके सामने, इनको एक बार आप जो देख लेना। प्रश्न आपके ये बनेगा कि भाई गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का जो शहर है वो क्यों कहा जाता है, तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही मेहनती हैं। इस दुर्गम पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यहाँ के निवासियों को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अनेक असुविधाओं के बीच वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं। ज़रा से भी दीनता का भावना नहीं रखते हैं। उन्होंने इसलिए जो गंतोक को कड़ी मेहनत से मनोरम बनाए हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का जो शहर है वो कहा गया है। फिर आपके प्रश्न है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए, साना हाथ जोड़ी पहाड़ के आधार पर आपको बताना है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को अकस्मात वहाँ से जन जीवन को झकझोर दिया। एक तो वहाँ की जो सड़क बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर जो पत्थर तोड़ती औरतों का दृश्य है वो भीतर तक झकझोर गया। उनके हाथों में कुदाल हथौड़े थे और कईयों के पीठ पर एक बड़ी टोकरी में बच्चे बंधे हुए थे। नदी, फूलों, वादियों और झरनों से स्वर्गिक सौंदर्य के बीच में भूख, मौत, दीनता और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। पहला तो ये है, 7-8 वर्ष की उम्र में ढेर सारे बच्चे 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जो स्कूल जाते और वहाँ लौटते बच्चे। ये पहाड़ी बच्चे पढ़ाई के अलावा माँ के साथ मवेशी चराते, पानी भरते और लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। तीसरा, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर लौट रही थी। उनके सिर पर एकत्र की गई लकड़ियों से भारी भरकम गट्ठर थे। उनके साथ ही चाय के जो हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ जो बाकू पहनकर चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। बाकू वहाँ का जो सिक्किम का जो परिधान होता है, ड्रेस कोड होता है वहाँ का। नेक्स्ट है, कटाओ पर किसी की भी दुकान का न होना उनके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। तो भाई कटाओ सिक्किम का एक खूबसूरत किंतु वीरान पहाड़ी स्थान है जहाँ पर प्रकृति अपने पूरे वैभव की सोच दृष्टिकोण होती है। यहाँ लेखिका को बर्फ़ का आनंद लेने के लिए घुटनों तक के लंबे बूटों की आवश्यकता महसूस हुई। तब उसने देखा कि वहाँ का जांगू की तरह जो किराए पर जो मुहैया करने वाली एक भी दुकान नहीं है। तब लेखिका को लगा कि कटाओ में किसी की भी दुकान का न होना वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि जांगू की तरह दुकानों की कतारें लग गई तो यहाँ पे जो नैसर्गिक सौंदर्य जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ की आबादी बढ़ेगी और सैलानियों की भीड़ भी। अंततः यहाँ पे जो प्रदूषण फैलेगा और यहाँ के प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत और रंगीत पताकाएँ क्या संकेत करती है, तो गंगटोक से युमथांग के रास्ते में नजर आई पताकाओं की परंपरागत मान्यता के बारे में जानकारी देता जितेन नार्के बताता है कि सफ़ेद पताकाएँ शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं, जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 जो श्वेत पताकाएँ वो फहरा दी जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और नए कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ लगा दी जाती हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सीमा पार तैनात फौजियों का जीवन कैसा है। देश प्रेम, देशभक्ति, देश की रक्षा का भाव लिए सीमा पर जो तैनात फौजी जवान कठिनाइयों से जूझते हुए निडर होकर डटकर देश की रक्षा कर अपने जो कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए संघर्षों का सामना करते हैं। ये अपने परिवार को दूर विभिन्न प्राकृतिक थपेड़ों से मार सहते हुए देश के जो नागरिकों की सुख चैन हेतु दुश्मन की गोली का शिकार बनकर अपना जो सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि साना हाथ जोड़ी पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य के जो कौन कौन से स्थल हैं वो बताने हैं। तो इस पाठ में जो
प्राकृतिक आकर्षण के जो के केंद्र आए हैं, प्राकृतिक सुषमा की छटा बिखेरते सौंदर्य दर्शाए गए हैं। दर्शक सैलानी सभी जो अनायासी इस असीम अथाह और सौंदर्य की जो मोह पोस्ट में खींचा चला जाता है। स्वयं को भूलकर उस विराट परमात्मा का जो ऋणी बन जाता है। हिमालय, गंगटोक, युमथांग, लायुंग, कटाओं और जोंगुलेक, विविध जलप्रपात, ग्लेशियर, स्नोफॉल, नदियाँ, पर्वत, पुष्प, वादियाँ, घाटियाँ, नवजीवन, हवा, झरने, परंपराएं और प्रतीक चिन्ह, घुमावदार रास्ते, ऊंचाई पर चढ़ान आदि जो प्राकृतिक सौंदर्य की जो केंद्र इस पाठ में बने हुए हैं। इस किताब में यानी कि ये किताब तो आपके पहले होगी, ये दूसरी किताब है और इसका ये शायद ये अंतिम पार्ट है, ये 3 ही पार्ट है आपके इसमें। तो मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि अज्ञेय जी की एक रचना है। तो मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। जिस भी बच्चे को पता है कमेंट करके बता देना। अज्ञेय जी ने BSc कहाँ से की थी, तो इन्होंने लाहौर से की थी। किसे संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है, तो भाई जीवन के आंतरिक अनुभवों को संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है। लेखक स्वयं किस लिए लिखता है, तो लेखक स्वयं अपने आंतरिक व्यवस्था को मुक्ति के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था को देखने के लिए, आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है, तो संपादकों का आग्रह होता है, प्रकाशक के तकाजे होते हैं, आर्थिक आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर कर देंगे। कृतिकार जो वास्तव में किसके प्रति जो समर्पित नहीं होता है, तो बाहरी दबाव के जो प्रति वो समर्पित नहीं होता है। लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे, तो लेखक जो है आपके विज्ञान विषय के विद्यार्थी रहे। लेखक को किसका जो पुस्तकीय ज्ञान था, तो लेखक जो थे उनको जो अणु का, रेडियोधर्मी तत्वों का, रेडियोधर्मिता के प्रभाव का, इन सभी का जो प्रमुख ज्ञान था। लेखक ने कहाँ पर गिरे अणु बम के बारे में समाचार पढ़े थे, तो ये हिरोशिमा के बारे में समाचार पढ़े थे। किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियों को मार देते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्रह्मपुत्र नदी में। लेखक ने किसके आधार पर अपना जो लेख लिखा, तो लेखक ने अपनी अनुभूति के आधार पर जो लेख है वो लिखा था। लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज़ क्या बताई थी, तो अनुभूति को जो सबसे जो गहरी चीज़ें बताई थी। लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी थी, तो भारत लौटकर जो गाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है लेखक का अनुभूति कब बन गया, तो पत्थर पर अंकित मानव की छाया देखकर जो लेखक का जो अनुभव वो अनुभूति बन गया था। अज्ञेय जी के अनुसार इस पाठ के जो मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है, तो वह है आपके लिखना। अज्ञेय जी के अनुसार किनके स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है, तो कृतिकार का जो स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व होता है। फिर आपके अगले प्रश्न में आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि हिरोशिमा पहुंचकर लेखक ने कैसा अनुभव किया, उनकी मनस्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो भाई हिरोशिमा पहुंचकर वहाँ के दृश्यों को देखने पर लेखक को अणुबम के विस्फोट की भयानकता का अनुभव हुआ। वहाँ की सड़कों पर घूमते हुए जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देखकर कवि को अनुभूति हुई कि रासायनिक हमलों के शिकार व्यक्तियों की क्या दशा हुई होगी। तब उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों का शिकार हुआ है, जिसने पत्थर तक को झुलसा दिया, उस व्यक्ति को भाव बनाकर उड़ा दिया गया। इसी प्रत्यक्ष अनुभूति से उन्होंने यह कविता लिखी थी। मैं क्यों लिखता हूँ, प्रश्न के उत्तर के लेखक ने क्या कारण बताया। तो मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न का उत्तर लेखक ने क्या कारण बताया, तो लेखक स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है। उसके उत्तर देना कठिन है, लेकिन लिखकर भी कोई लेखक अपने मन की व्यवस्था को प्रकट करता है, आकुलता से मुक्ति हो जाता है। और यह अलग बात है कि कुछ प्रसिद्धि मिल जाने के बाद भाई व्यवस्था के आधार पर भी लिखा जाता है। कुछ संपादकों के आग्रह से, कुछ प्रकाशकों के तकाजे से, कुछ आर्थिक आवश्यकताओं से भी लिखा जाता है, परंतु इसका संबंध आत्मिक अनुभूति से अधिक रहस्य और यही इसका जो मूल कारण रहता है। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान के भयानकतम दुरुपयोग है। इस आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ पर किस तरह से हो रहा है वर्णन करना है। यह पूर्णतः सत्य है कि हिरोशिमा में अणुबम का जो प्रयोग विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग है। इस घटना ने विज्ञान के विनाशकारी रूप का सारे संसार से परिचित करा दिया। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग घातक अस्त्र शस्त्र बनाकर उनके द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। चिकित्सकों के द्वारा जो भ्रूण परीक्षण पर किया जा रहा है, अनचाहे भ्रूणों को जो समाप्त किया जा रहा है, और चिकित्सक विविध उपकरणों की सहायता से मानव का जो शरीर है, उसके अंग हैं, उसको निकाल कर तस्करों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसान जहरीले रसायन और कीटनाशकों को छिड़क करके पैदावार बढ़ा रहे हैं। इन फसलों से उत्पादित जो अनाज है वो लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। विज्ञान द्वारा आविष्कृत उपकरणों के कारण ही ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषण हो रहा है।
अगला प्रश्न आपका ये है कि एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है। तो एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में हमारी भूमिका यह है कि मैं विज्ञान के जिस यंत्र की बुराई के बारे में जानता हूँ उसका उपयोग करने से या उससे दूर रहने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक से संबंधित जो अन्य वस्तुओं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता हूँ, न दूसरों को उपयोग करने की सलाह देता हूँ। फसलों के कीटनाशक तथा जहरीले रसायनों के छिड़कने की कभी भी कोशिश नहीं करता हूँ और भ्रूण हत्या जैसे बुरे कार्य कराने की भी कभी भी किसी जो सलाह नहीं देता हूँ। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद में हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत ही शानदार होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न अंतिम प्रश्न से और इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो हिरोशिमा में विज्ञान के जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है वो मानवता के लिए खतरे का संकेत था। वर्तमान में यह खतरा और भी बढ़ गया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो इसके संबंध में अपने विचार स्पष्ट करें। तो भाई हिरोशिमा में जिस तरह से विज्ञान का दुरुपयोग हुआ है वह मानवता के इतिहास में काला दिन होने के साथ साथ मनुष्यता के लिए कलंक भी है। विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति के कारण यह खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि विज्ञान का दुरुपयोग न रोका गया तो मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। आज आतंकवादियों द्वारा जो विभिन्न हथियारों का दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ ही देर में हजारों लोगों के जो मौत के घाट उतार देते हैं। विभिन्न देशों पर का जो परमाणु शक्ति संपन्न होना तो ठीक है, परंतु इनका दुरुपयोग का दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विश्व के विकसित परमाणु शक्ति संपन्न देशों को आगे आना चाहिए। उनका दुरुपयोग रोकने के लिए सशक्त जनमत बनाना चाहिए। इन देशों पर तुरंत नियंत्रण लगाया जाना चाहिए और परमाणु बम बनाने के लिए आतुर हैं और या जो अपनी परमाणु शक्ति को ध्वंस कर अन्य छोटे देशों को दिखाते हैं। यदि वे देश इसके लिए तैयार नहीं होते तो उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो मैंने आपकी पूरी दोनों किताबों के इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो इस वीडियो में कवर करवाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हैं और मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं वो भी देख लेते हैं। माता के अंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है वर्णन करना है और माता का अंचल पाठ की जो शीर्षक है इसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है। फिर आपके जो युमथांग का जो अर्थ लिखिए और यह कहाँ पर स्थित है वर्णन करना है। और जो अज्ञे जी का जो प्रश्न है वो हम इसमें देखते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने किस विभूषी का वर्णन किया है, आपको भी ये वर्णन करना है। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये कि अज्ञे जी के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझाना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न 1 घंटा और 6 मिनट में करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना होगा, देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और ऐप को डाउनलोड कर लेना।